ये मेकिंग में ऐड मत कर देना सारा। नहीं नहीं नहीं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देख रखे थे कि गेस्ट को कैसे थोड़ा शांत करें, थोड़ा रिलैक्स करें, पर उसकी ज़रूरत मुझे खुद लग रही है अभी। सर आप डीसी के फ़ैन हो या मार्वल के? क्या कह रहे हो? डीसी के फ़ैन हो या मार्वल? मुझे सब पसंद है यार। अगर आप हमारे कन्वर्सेशन को वीडियो फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है बिलियनर माइंडसेट पॉडकास्ट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अमित कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो मैं लिसनर्स को पहले बता देना चाहता हूँ कि अमित कुमार सर का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रीडर्स बुक क्लब, और इनके लगभग 12,40,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और उस चैनल पे 6,40,00,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो कैसे कर लेते हैं आप ये? कैसे कर लेते हैं? कभी सच बताए तो ये तो नहीं सोचा था कि ये नंबर्स के बारे में कभी नहीं सोचा था जब स्टार्ट किया था। तो हमने ये जर्नी जो है ये जनवरी 2019 में स्टार्ट की थी। और बिना ये समझे कि यूट्यूब पे ग्रोथ क्या है, पैसा क्या है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं आइडिया था। सिर्फ आइडिया एक ही चीज़ का था कि कुछ इम्पोर्टेंट है जो शेयर करना है लोगों के साथ। उस ऑब्जेक्टिव के साथ ये स्टार्ट किया गया था। एक्चुअली स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हमें जो हमारे जो सीनियर थे, मेरे गुरु थे या गुरु हैं, वो हमेशा उन्होंने मेरे को हमेशा सजेस्ट किया कि किताबें पढ़ते रहो, किताबें पढ़ो। और हमने कभी नहीं सुना। और मैं कभी भी हमेशा से बहुत स्टूडियस नहीं रहा, मतलब बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत नहीं की, तो किताबें वैसे ही नहीं पढ़ी। लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा बोलते रहे किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। बट जब ये हमें जाकर समझ में आया तो मुझे ऐसा एक्चुअली फील हुआ कि यार ये कितनी देर हो गई है ये सब करने में, और कितनी मुश्किल से फाइनली हमने स्टार्ट किया है। और उस दौरान एक और रियलाइजेशन ये हुआ कि यार हमने अब पढ़ना शुरू किया है, तो जो लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं वो कितना कुछ मिस कर रहे हैं, है ना? तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम वो गैप फिल कर सकें? और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू किया। और उस वक्त भी यही सोचा था कि यूट्यूब के बारे में नहीं सोचा था, ये सोचा था कि शेयर कैसे करेंगे लोगों के साथ। अगर मैं कुछ करता हूँ, हाउ डू आई शेयर विद पीपल, विद माई फ्रेंड्स, विद माई फैमिली। देन आई थॉट कि यूट्यूब पे डाल देते हैं और उसका लिंक शेयर कर देंगे, सबके पास पहुँच जाएगा। तो उस थॉट से इस ये पूरा जो सफ़र है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद तो धीरे धीरे सब चल ही रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पर, आपके गुरु जो हैं वो मतलब कहीं स्कूल लाइफ से ही आपके साथ हैं या फिर प्रोफेशनल जब आप करियर में आए तब? करियर में आए तब, यस। तो मैं ऑडियंस को ये भी बता देना चाहता हूँ कि सर लीडरशिप और सेल्स कोच भी हैं जिनको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो सर आपका ये सपना था कि बचपन से ही कि मुझे एक लीडरशिप कोच बनना है या फिर सेल्स कोच बनना है, या फिर आपने गो विद द फ्लो के साथ ये करियर चुना? गो विद द फ्लो, सही बताएं तो। और क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था तो जैसे मैं बिल्कुल भी पढ़ता नहीं था, मतलब एवरेज स्टूडेंट होते हैं उसके नीचे था मैं, हमेशा से नीचे। तो क्लैरिटी नहीं थी खुद को कि क्या करना है, तो क्लैरिटी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो ड्रीम्स और क्या बनना है बड़े होके, ये तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, जो बहुत सारे लोग आज के टाइम में, बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में डायरेक्शन नहीं होता उनके पास कि कहाँ जाना है, कहाँ मुड़ना है, आगे जाकर क्या करना है। लेकिन आज के टाइम में इशू क्या है, वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं इस चीज़ का। हमने कभी स्ट्रेस नहीं लिया। हमें ये फील हुआ कि यार विद द टाइम दे विल अंडरस्टैंड, विद द टाइम समझ में आ जाएगा यार, डायरेक्शन अपने आप मिलने लगेगी, है ना? तो और वो मिलता गया। जैसे मैंने अपना व्हेन आई पास्ड आउट माय 12th, तो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स, सॉरी 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो
और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे कुछ पुश करने के बाद हमें साइंस स्ट्रीम मिल गई, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि काश मैंने साइंस स्ट्रीम ना ली होती, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो मतलब ये आपने कैसे लिया साइंस लिया, फिर उसके बाद आपने एमबीए किया, मतलब कैसे? हाँ, ये बहुत ऊपर नीचे है, ये सारी चीज़ें बहुत ऊपर नीचे है। वही मैं बोल रहा हूँ कि 10th की पास किया, साइंस नहीं लेना था क्यों, लेकिन साइंस में एनरोलमेंट लोगों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कम थे, तो हमें जगह आसानी से मिल गई उसमें, ठीक है। लेकिन अब एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग क्या है, फैमिली क्या चाहती है, बच्चा क्या ले, बाय डिफ़ॉल्ट साइंस, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये नहीं, बिना ये सोचे कि बच्चा पढ़ने में ठीक भी है, उसके मार्क्स आते भी हैं, क्या उसका वो फेवरेट सब्जेक्ट है, ये सोचता ही नहीं कोई। सब चाहते हैं कि भैया बच्चा नाम तब करेगा जब साइंस लेगा तो बड़ा नाम होगा। उसी फ्लो में हम भी थे, हमने भी ले ली, लेकिन जैसे ही एडमिशन लिया तो समझ में आ गया कि ये तो बहुत मुश्किल है। तो पास वास बस किसी तरीके से पास वास किया, सब कुछ किया, लेकिन बाय द टाइम आई वाज इन 12th क्लियर हो गया था कि ये इस डायरेक्शन में तो बहुत मुश्किल है। केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, फिजिक्स समझ में नहीं आती है, बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो सब कुछ है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, सब कुछ है मेरे पास, सोचो आप। तो और पढ़ने में बिल्कुल अंधे हम, तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसके बाद आप ये सोचिए, डायरेक्शन फिर भी क्लियर नहीं थी कि क्या करना है। और मेरा एक दोस्त है, उसने ना बीबीए में एडमिशन ले लिया। सोचिए, बीबीए बिल्कुल अलग है, ठीक है। बीबीए में उसने एडमिशन ले लिया और मैं उससे लड़ा कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, और मैंने भी लड़के उसी में एडमिशन ले लिया। सोचिए आप, दोस्त नहीं करते, दोस्त ने एक दोस्त ने ले लिया तो हमने भी ले लिया, तो उसी चक्कर में बीबीए कर लिया। मैं भी आता हूँ ना। ठीक है, तो वो हो गया। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें हुई, उस दौरान मुझे याद है फाइनल ईयर में, जब हम फाइनल ईयर में थे, तो ग्रेजुएशन में भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे हम, लेकिन फाइनल ईयर में कोई हमारे फैकल्टी थे, उन्होंने बोला कैट की प्रिपरेशन करो, कैट की तैयारी करो एमबीए के लिए। और उस वक्त तक कैट के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने थोड़ा आइडिया दिया। फिर मैंने कैरियर लॉन्चर से तैयारी की, प्रिपरेशन की उसकी, कैट की, और तब जाकर थोड़ा सा डायरेक्शन मिलना शुरू हुआ कि यार एमबीए करना है। इसके बाद वो सोचा समझा डिसीजन था कि एमबीए करना है, और फिर जाकर एमबीए में एडमिशन हुआ। कैट पास करने के बाद, क्लियर करने के बाद एमबीए में एडमिशन हुआ, फिर एमबीए किया। लेकिन जब एमबीए किया मैंने मार्केटिंग से, ठीक है, एमबीए इन मार्केटिंग। लेकिन जब मैंने एमबीए क्लियर किया तो मेरे को फर्स्ट जॉब मिली इनटू सेल्स। आई वाज इनटू सेल्स, कॉर्पोरेट सेल्स। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे करना नहीं है। ठीक है। फिर देन वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आईटी में मूव कर जाओ, कंसल्टिंग में मूव कर जाओ, सेल्स कंसल्टिंग में, क्योंकि तुमने एमबीए किया है मार्केटिंग में, यू गेट इनटू सेल्स कंसल्टिंग। तो एसएपी, इफ़ यू नो एसएपी इम्प्लीमेंटेशन, ईआरपी सॉफ्टवेयर जो होता है, उसका मैंने सर्टिफिकेशन क्लियर किया, और वो क्लियर, और जॉब के साथ साथ क्लियर किया, और उसके देन आई गॉट इनटू आईटी, मैं कोर आईटी में चला गया। फिर मैंने एसएपी में बहुत सारे साल बिताए, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे एसएपी नहीं करना है, और एसएपी नहीं करना है। फिर मैं आई मूव्ड इनटू कोर आईटी, मैं कोर आईटी में चला गया, जो मेरी लास्ट जॉब थी। बेसिकली मेरी जो लास्ट जॉब थी वो एक कंपनी जिसका नाम है बकाडी, लिकर कंपनी जो है बकाडी इंडिया। तो मैं वहाँ पर आईटी हेड था, एंड थिंग्स वर गुड। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई भी फील्ड इसलिए छोड़ी कि मैं ख़राब था। मैं अच्छा कर रहा था, बट मेरे को वो जो सेटिस्फैक्शन था, जो मुझे चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। एंड देन फाइनली व्हेन आई वाज इन बकाडी, जब मैं बकाडी में था, तब देन आई डिसाइडेड टू मैंने सोचा कि नहीं, कुछ और अच्छा करना है। देन आई मूव्ड इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें की मैंने। एंड देन आई जम्प्ड इनटू यूट्यूब, तो 3 साल से यूट्यूब कर रहे हैं। एंड पैरेलल टू दिस आई कंडक्ट लॉट ऑफ कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स मैं करता हूँ अभी भी। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही है। तो बहुत ऊपर नीचे, क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको वक्त के साथ क्लैरिटी मिलती रहती है। मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि कभी भी मैंने किसी भी चीज़ में अपना हाफ नहीं दिया, 50% नहीं दिया। मैं जो भी कुछ कर रहा था मैं 100% दे रहा था, और मैं बहुत सक्सेसफुल था। और जब मेरे को कुछ और करना था, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, पहले जो कर रहा था मैंने उसके साथ साथ कुछ और करना स्टार्ट किया, उसमें बहुत सक्सेसफुल हो गया, तब मैंने उस चीज़ को छोड़ा। देन आई मूव टू अनदर थिंग। दिस इज़ हाउ माई जर्नी हैड बीन। इस तरह से मैंने अपनी पूरी जर्नी जी, ऑलमोस्ट फॉर अराउंड राइट नाउ ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स ना। तो अब ये है। वाह। तो सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने जब बुक्स को पहली बार पढ़ा,
सेल्फ हेल्प बुक्स को पहली बार पढ़ा, तो उसको पढ़ने का रीज़न क्या था? मतलब वो कहाँ से आपको पता चला कि ऐसी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसकी वजह से आपने शुरू किया ये? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं था। जैसे मैंने बताया कि मेरे गुरु ने बोला कि जो मेरे को बहुत गाइड करते थे कि किताबें पढ़ो, और उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात ये बोली कि जब कोई भी ऑथर किताब लिखता है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस उसमें डाल देता है। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से आप रिलेट ना कर पाओ, क्योंकि वो उस इंसान की लाइफ में हुई होती हैं, आपकी लाइफ में नहीं हुई होती हैं, लेकिन आपको उस किताब से ना बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो लोगों का वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। किताब लिखना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल काम है, और बहुत मेहनत लगती है। तो लोगों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को एक अच्छी किताब लिखने में, और लोग तो 30, 40, 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी किताब लिखते हैं, तो पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लग जाता है। तो वहाँ से वो थोड़ा क्लिक मिला मुझे कि यार दिस इज़ ये शायद एक जगह है जहाँ से किताबें पढ़ना है। तो उस वक्त तो ये पता नहीं होता था कि सेल्फ हेल्प बुक क्या होती है, ये क्या होती है। उस वक्त तो पढ़ना शुरू के बाद में उसके जॉनर समझ में आने लगे कि सेल्फ हेल्प बुक है या क्या है, स्पिरिचुअल बुक है। हाँ, फिर मुझे एक्चुअली समझ में आने लगे, और मेरे को एक्चुअली पसंद आने लगे। तो और मैंने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ज़्यादा तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता था या आसान नहीं होता था, तो धीरे धीरे उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, और आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं यार, दिस इज़ गुड, ये अच्छा जा रहा है। और फिर बहुत सारी किताबें पढ़ी, पढ़ते गए, और अब पढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि आप किताब भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी उसकी जानकारी देते हैं, तो इससे हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की इनफैक्ट मदद हो रही है। तो यहाँ पर जब आपने यूट्यूब शुरू किया था, तब क्या चैलेंजेस थे आपके उसके साथ? यूट्यूब के यार यूट्यूब के चैलेंजेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, सही बताऊँ तो मैं आपको। क्यों नहीं थे? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चैलेंज तो तब होते हैं ना जब आपको पता हो कि यार आपको ग्रो करना है, आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, आपको वॉच टाइम बढ़ाना है। ये सब माइंड में ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था माइंड में। मतलब शुरू में सिर्फ ये था कि मुझे याद है कि एक दो चैनल थे, एक है निक निमेन करके चैनल है, इंटरनेशनल अंग्रेज़ है, वो बताता है यूट्यूब पे ग्रोथ कैसे पाई जाए। और एक दो चैनल और थे, मैं उनको बहुत देखता था। और मतलब शुरू के 1 साल, आई रिमेंबर 1 ईयर, मैं ऐसे 1 या 2 चैनल को कंसिस्टेंटली फॉलो करता था और डेली देखता था। उनकी सारी वीडियोस मैंने देख डाली थी, क्योंकि मुझे पता था मेरा एक्सपर्टाइज है नहीं इसमें, और मुझे आता भी नहीं है। तो मैं क्या करूं, कैसे सीखूं, कैसे इसके बारे में और जानूं। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे को कंसिस्टेंटली सीखना भी पड़ेगा इसके बारे में। तो मैं वो कंसिस्टेंटली वीडियो देखता रहा। उन्होंने बोला थंबनेल अच्छा बनाओ, फिर थंबनेल अच्छा बनाना शुरू किया, टैग्स लगाओ, टाइटल ऐसे रखो, स्टार्ट ऐसे करो, एंड ऐसे करो, कॉल टू एक्शन, ये धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें सीखने लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, वीडियो का आउटपुट कैसे अच्छा होगा, फिर देन आई मूव्ड इनटू वीडियो एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग कैसे होगी, और साउंड अच्छी कैसे रिकॉर्ड हो सकती है। और आप सोचिए, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आईफोन से ऑडियो रिकॉर्ड करता था। तो आईफोन का जो रिकॉर्डर होता है उससे रिकॉर्ड करता था, और उससे हमने सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग की है। उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर, मैंने Zoom One H1N मैंने लिया था माइक, 5-6 हज़ार का माइक था। वो मैंने बहुत साल चलाया, बहुत साल, मतलब ऑलमोस्ट अभी तक। देन आई फाइनली बॉट मैंने श्योर का माइक लिया। तो अल्टीमेटली कंसिस्टेंटली सीखने पे बहुत ध्यान रहा हमेशा से, कि सीखना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और सीखना भी ज़्यादा है, और कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करना है। ये हमारा बहुत कॉम्पिटिटिव रहा। और आप हमारी वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको वो बदलाव हर 2-3 महीने में नज़र आएगा कि ये कुछ अलग किया है, इन्होंने कुछ बेटर किया है, इम्प्रूव किया है। क्वालिटी, हमारी वीडियो भी 4K क्वालिटी की वीडियो होती है, ऑडियो भी अब बहुत अच्छी ऑडियो हो गई है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छे हो गए हैं, किताबें अच्छी हो गई हैं। तो ये सब मेन आई थिंक चैलेंज नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि मेन जो हमारा एफर्ट था वो जाता था कि कुछ बेटर कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, हर एरिया में, वीडियो, ऑडियो, एवरीथिंग, हर चीज़ में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कंटेंट वाइज, हर चीज़ में। तो ये हम करते गए। और सर, चैनल का नाम रीडर्स बुक क्लब कैसे रखा आपने? यार सही बताऊँगा तो वैसे सच बहुत ज़्यादा थॉट नहीं दिया था।
ठीक है, बहुत ज़्यादा थॉट नहीं दिया था कि रीडर्स बुक्स या क्लब कुछ ऐसा। सोचा था कि बुक क्लब करके कुछ करेंगे। फिर हमने, जैसे होता है ना कि आप सोचते हैं कि जब आप रिसर्च करते हैं कि कौन सा नाम रखा जाए, तो फिर वो ढूंढने लगे कि रीडर्स बुक्स क्लब, यार ये थोड़ा सा ना फैसिनेटिंग अच्छा लग रहा है। मतलब बेसिकली कुछ था नहीं, किताबों से रिलेटेड था, रीडर हैं, तो ऐसे करके हमने फिर इसको थोड़ा सा रिसर्च किया कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं। तो ऑनलाइन जब सर्च किया तो ये नाम अवेलेबल था, यूट्यूब पर अवेलेबल था, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल था, तो फिर डोमेन इसका अवेलेबल था readerbooksclub.com। तो फिर इसको बुक कर दिया, तो हमने कहा यही चलाएंगे फिर इसको। और जब मतलब आपने बुक्स पढ़नी शुरू की थी, उससे पहले आपके गोल्स वगैरह क्या थे और उसके बाद अभी क्या है? देखो सही बताऊं तो जब किताबें नहीं पढ़ी थी तो कोई गोल ही नहीं थे। उस वक्त तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी नहीं। उस वक्त तो जैसे मैंने बताया कि वी वर गोइंग विद द फ्लो के साथ जा रहे थे। जो हो रहा है ठीक है, क्योंकि उस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, साथ में जॉब भी चल रही थी, और उतना वक्त भी नहीं था कि क्लियर हो कि गोल, मतलब गोल क्या होता है बेसिकली। उस वक्त तो गोल था कि जॉब में और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अच्छी जॉब पानी है, वही गोल था कुछ। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं यार, आई थिंक मनीज के अलावा भी गोल बहुत ज़रूरी हैं। फिटनेस गोल, हेल्थ से रिलेटेड, स्पिरिचुअल गोल बहुत ज़रूरी है, फैमिली गोल बहुत ज़रूरी हैं, रिलेशनशिप गोल बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हर एरिया में कुछ ना कुछ गोल है। मॉनेटरी भी बहुत सारे हैं, फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड भी बहुत सारे हैं, मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, तो उस पर भी बहुत सारा काम होता है, क्योंकि ये भी सब इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, गैजेट से अपडेट करना, डिवाइसेस, सिस्टम अपग्रेड करना, ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली चलती रहती हैं। ये भी ड्रीम का ही पार्ट है, ये भी गोल्स का पार्ट है मेरे जो हैं। बट डेफिनेटली गोल्स बहुत ज़्यादा अपडेट हो गए हैं। अब थोड़े बड़े गोल हो गए हैं कि इस साल कहाँ तक पहुँचना है, अगले साल क्या करना है, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, कोर्स बिल्ड करना है, क्या पॉडकास्ट में आना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। ये बेसिकली अभी फ़िलहाल इस साल के गोल हैं। जैसे इस साल का मेन गोल है, 2 कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे, एक किताब लॉन्च करेंगे, कि एक किताब पर काम चल रहा है, और पॉडकास्टिंग में आना है थोड़ा इफेक्टिवली, ऑडियो पॉडकास्टिंग में। तो वो ये सारी चीज़ों पर अभी हम वर्क कर रहे हैं। तो ये अभी गोल है नए, और डेफिनेटली उसके बाद, इसके जैसे ये साल बीतेगा उसके बाद कुछ और गोल अपडेट होंगे। ओके, तो सर आपकी बुक किस टॉपिक के बारे में आने वाली है? ग्रैटिट्यूड। हाँ, ग्रैटिट्यूड पर बुक आएगी, यस। क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रैटिट्यूड इस दुनिया का सबसे पावरफुल चीज़ है, दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल। और जब आपके पास ग्रैटिट्यूड होता है तो आपकी लाइफ में ग्रोथ, सब चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। आप हमेशा अपने आप ही आगे बढ़ने लगते हैं। तो वो मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं। मैंने ग्रैटिट्यूड पर ही, सिर्फ इसी टॉपिक पर मैंने 7-8 किताबें पढ़ चुका हूँ मैं, ग्रैटिट्यूड पर। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ बहुत अलग लिखने वाला हूँ, मैं भी सेम वही चीज़ें लिख लूँगा, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि वो कैसा रहा लाइफ में, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, तो उसके अराउंड कुछ लिखने वाले हैं, ताकि लोगों के लिए वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो, और अगर लोग उसे फॉलो करें तो इट शुड हेल्प देम। तो सर मान लीजिए एक सिचुएशन है, उसमें आपसे कल सुबह सारी बुक्स छीन ली जाए और आपको ज़िंदगी में अगले एक भी दिन बुक ना पढ़नी दी जाए, तो क्या करोगे आप और क्या रिएक्शन रहेगा आपका? ये तो नाइटमेयर होगा। ये नहीं होना चाहिए कभी भी। क्योंकि आज के टाइम में किताबों का तो मतलब जिंदगी है। मतलब जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली किताबें इंपॉर्टेंट है। तो आई कैन नॉट इमेजिन दिस, मतलब ये इतना मुश्किल, आपने पहली बार किसी ने मुझे ऐसा पूछा कि सोचो ऐसा, तो आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट बुक्स, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि सब चीज़ें, सारी चीज़ें, लाइफ इसी के आसपास, किताबों के आसपास ही घूम रही है। तो सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार क्या, अगर ये नहीं तो क्या। स्कैरी भी है ये तो। डर भी लग रहा है सोच के। बिल्कुल। क्या आपको सच में लगा कि ये एपिसोड ख़त्म हो गया और हमारी बातें पूरी हो गई? अरे नहीं भाई, अभी तो आधी बातें हुई हैं। अभी तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मेडिटेशन, उनके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, सक्सेस,
ये सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो अगले एपिसोड में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 2 एपिसोड्स इसलिए क्योंकि एक एपिसोड काफ़ी बड़ा हो जाता, और इससे अब आप आराम से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों एपिसोड्स सुन सकते हैं। तो अगले हफ्ते मिलेंगे पूरे इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आप दूसरों तक भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे।